हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम किसी भी ग्रामर के टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले नहीं है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, 4 फरवरी 2023 को सीईटी के 2 पारी में एग्जाम हुए थे और उन दोनों पारी एग्जाम्स के अंदर पेपर में जो भी इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न मैं यहाँ पर आपके सामने उनकी आंसर की विद एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है ना। मैंने जैसे ही उन प्रश्नों को देखा आज सुबह ही, तो मेरे को सारे प्रश्न, मतलब कि मैं सोच रहा हूं कि जिस कैंडिडेट ने मैंने मेरी जो भी मैं वीडियो अपलोड करता आ रहा हूं उन वीडियोस को यदि देखी है तो, और या फिर जो जिस जिस जगह पर मैं ऑफलाइन पढ़ाने के लिए गया हूं या मेरे सामने जो भी ऑफलाइन विद्यार्थी बैठे हैं, यदि उन्होंने थोड़ा सा सीरियस होके उन टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश की तो मेरे ख्याल से एक भी कैंडिडेट का एक भी पर्सन गलत होने की संभावना नहीं हो सकती। बहुत ही इजी पोर्शन पूछा गया था, मतलब दोनों ही पेपर का जब मैंने रिव्यू किया, दोनों ही पेपर का निष्कर्ष मेरे को ये मिला कि इंग्लिश इज द सबसे आसान पूछे जाने वाले प्रश्नों वाला पोर्शन था इंग्लिश। ठीक है ना। मैं जीके की बात करूं, राजस्थान जीके के प्रश्न भी मुश्किल पूछे गए थे। ठीक है ना। खुद मैं जीके पढ़ाता हूं, मेरे को पता है, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि जीके, राजस्थान जीके के प्रश्नों का जो लेवल था ना वो भी हाई था। ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश के जो प्रश्न थे वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही आसान से पूछे गए। चलिए बिना टाइम गंवाए मैं जो जितने भी प्रश्न पूछे गए थे पहली शिफ्ट के अंदर और दूसरी शिफ्ट के अंदर, मैं सारे प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। और भविष्य में अगर उस प्रकार के प्रश्न आते हैं जो भी आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, उन प्रश्नों को कैसे टैकल करना होता है वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। पहला प्रश्न जिसके बारे में चर्चा कर रहा हूं वो क्वेश्चन पूछा गया था एंटोनिम को लेके। एंटोनिम जिसको कि विलोम शब्द बोलते हैं। ठीक है ना। अपोजिट, अपोजिट पूछा था एक शब्द का, और वो शब्द था एनकरेज। शब्द क्या था? वो था एनकरेज। ठीक है ना। 4 ऑप्शन डाले गए थे और ऑप्शन नंबर 1 जो इसके अंदर डाला गया था वो था डिस्करेज। एनकरेज का डिस्करेज ऑप्शन था। एक ऑप्शन उसमें डाला गया था एड, एक ऑप्शन इसके अंदर डाला गया था परस्यूएड, और एक ऑप्शन और जो डाला गया था मैं बता देता हूं, इनसाइट। एक ऑप्शन क्या डाला गया था? इनसाइट। ठीक है ना। अब आपको एनकरेज का विलोम शब्द बताना है। इन 4 उत्तर में से एक उत्तर है। ठीक है ना। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न चाहिए, एंटोनिम को लेके पूछा जाए, सिनोनिम को लेके पूछा जाए, वन वर्ड को लेके पूछा जाए, आपके पास वोकेब होना चाहिए, उसका मीन आपको पता होना चाहिए, तभी इस प्रकार के प्रश्न हम हल कर पाते हैं। ठीक है ना। एनकरेज इज वेरी इजी वर्ड। ठीक है ना। एनकरेज का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना। एनकरेज का अर्थ क्या होता है? प्रोत्साहित करना, किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है ना। देखिए, एड का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की कोई मदद या सहायता की अगर बात आती है तो उसको क्या बोलते हैं? देखो, हेल्प मीन्स तो होता है मदद करना, सहायता करना। एड का अर्थ होता है मदद या सहायता। एड इज नाउन। एड यहाँ पर एक नाउन है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए परस्यूड। परस्यूड का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को मनाना या किसी व्यक्ति को राजी करना, परस्यूड होता है। ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा जो दे रखा है इनसाइट। इनसाइट का अर्थ होता है एक्साइटेड होना, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तेजित। इनसाइट का अर्थ क्या होता है? उत्तेजित। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिन तीनों के मैंने आपको मीन बताए हैं, अर्थ बताए हैं, क्या प्रोत्साहित करने का इन तीनों में से कोई लग रहा है जो इसका ऑपोजिट हो, उल्टा हो? नहीं नहीं सर जी, ये तीनों ही उत्तर नहीं हो सकते। इसका मतलब उत्तर क्या है? डिस्करेज। प्रोत्साहित करने का होगा निरुत्साहित करना। प्रोत्साहित करने का निरुत्साहित करना, दैट मीन्स डिस्करेज। और मेरे ख्याल से ये वाला इस क्रेज को देख कर शायद तक सबका सही होने की संभावना है, आशा करता हूं। आई होप दैट ऑल कैंडिडेट जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया है उसका सही होगा। ठीक है ना। चलिए, ये तो था आपका पहला प्रश्न। पहले से तात्पर्य मेरा केवल ये नहीं कि प्रश्न पेपर के अंदर ये पहला था, हो सकता है पेपर में किसी भी क्रम पर था, जो मैंने नोट कर रखे हैं उसमें पहला ये। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था वो मैं आपको बता रहा हूं, एक वन वर्ड को लेकर प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना। और वन वर्ड वाला जो प्रश्न था ना, उस प्रश्न के अंदर अभी भी मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं, कैसे हूं वो आपके सामने रख रहा हूं मैं। पूछा गया था ए period of life, a period of life in which
विच, जिंदगी का एक वो सोपान, एक वो अवधि जिसके अंदर एक व्यक्ति जो है, ए पर्सन इज ओल्ड एंड वीक। ये लो, ये पूछा गया था, ठीक है ना। जीवन की वो अवधि जिसके अंदर एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और कमजोर हो जाता है। अब इसके जो चार ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं। एक ऑप्शन तो जो दिया गया था वो दिया गया था डॉटेज। एक ऑप्शन तो क्या दिया गया था? डॉटेज। एक ऑप्शन दिया गया था सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन, ठीक है ना। और दो ऑप्शन, एक दिया गया था सेनिलिटी। एक ऑप्शन क्या दिया गया था? वो था सेनिलिटी। और एक चौथा ऑप्शन जो दिया गया था वो था इम्पैसिलिटी। चौथा ऑप्शन क्या है? इम्पैसिलिटी। चलिए, अगर ये वाला पर्सन मान लीजिए कि आपका सही नहीं हुआ है तो मैं मान सकता हूं कि प्रॉपर आप प्रोफेशनल नहीं है, आपके पास इंग्लिश का अनुभव नहीं है, आप अनइंटरेस्टेड थे लॉन्ग टाइम से इंग्लिश के प्रति और लास्ट में जाके आपने तैयारी की है, तो ये प्रश्न गलत हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया, जिस लाइन का आपको वन वर्ड बताना है, समूह का जो एक शब्द बताना है, उस समूह की हिंदी तो आपको आ गई, लेकिन जो चारों ऑप्शन दे रखे ना इसके अंदर जो वोकैब काम में ली गई है वो थोड़ी सी टफ काम में ले ली है, ठीक है ना। इसलिए यदि ये गलत हो भी जाता है तो मेरे ख्याल इसमें आपको वैसे अफसोस नहीं करना है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर आके जो कैंडिडेट है ये सीटी का एग्जाम देने के लिए जाता है, ठीक है ना, यदि वो इंग्लिश स्पेशलिस्ट है तो ये प्रश्न सही कर पाएगा, अन्यथा सबके लिए कंडीशन बराबर है। देखिए, डॉटेज क्या होता है, सुपर एनुएशन क्या होता है, पहले तो मैं उन शब्दों को पहले ही बार निकाल देता हूं जो उत्तर नहीं आएगा। सुपर एनुएशन का अर्थ होता है विद्यार्थियों पेंशन। सुपर एनुएशन का अर्थ क्या होता है? पेंशन। बुढ़ापा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पेंशन बुढ़ापे में मिलती है, ठीक है ना। सेनिलिटी जो होता है ना, सेनिलिटी, सेनिलिटी का अर्थ ये जो इम्पैसिलिटी है, इम्पैसिलिटी का जो अर्थ होता है वो होता है मूर्खता। इम्पैसिलिटी का अर्थ क्या होता है? वो होता है गुरुजी मूर्खता। इसका मतलब देखिए, सुपर एनुएशन आंसर नहीं होगा और इम्पैसिलिटी आंसर नहीं होगा। अब बचा है डॉटेज और सेनिलिटी। सेनिलिटी का अर्थ होता है सटियाना या बुढ़ापा, सटियाना या बुढ़ापा। और डॉटेज जो होता है ना, इसको बोलते हैं मति क्षीणता, मति क्षीणता। अब मैं आपको बताता हूं, उत्तर आपके इन दो में से ही है, डॉटेज और सेनिलिटी। ऊपर वाली लाइन पर आइए, पीरियड ऑफ लाइफ इन विच ए पर्सन इज ओल्ड एंड वीक, जिंदगी का, एक व्यक्ति के जीवन का वो सोपान, वो अवधि जिसमें वो बुढ़ा हो जाता है और कमजोर हो जाता है, तो उसको बुढ़ापा बोलते हैं, सीधी सी बात है। तो सेनिलिटी उत्तर होना चाहिए, सटिया जाता है वो इस समय, ठीक है ना। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर इसमें एक लाइन और जोड़ दी जाए, ठीक है ना, और वो लाइन ये कि इस अवधि में आने के बाद जो व्यक्ति बुढ़ा और कमजोर हो जाता है और वो बेवकूफी जैसी बातें करना शुरू कर देता है, तो उसको भी सटियाना बोलते हैं और उसको मति क्षीणता भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी, देखिए, पहला जो मेरा ऑप्शन है उत्तर जिसको मैं सही मान रहा हूं वो मैं सेनिलिटी को मान रहा हूं उत्तर सही, ठीक है, लेकिन उत्तर डॉटेज भी सही है, ये भी गलत नहीं है। अब बात आती है कि सर जी कौन से वाला सही होगा, तो देखिए, आप वेट एंड वॉच, जब तक संबंधित एजेंसी आंसर की जारी नहीं कर देती है तब तक इस प्रश्न का जवाब मैं भी अच्छी तरह से आपको नहीं बता पाऊंगा। उत्तर इन दोनों में से कोई एक होगा, डॉटेज, जिसको मति क्षीणता बोलते हैं, बुद्धि भ्रष्ट, मति भ्रष्ट होना, ठीक है ना। अब मति भ्रष्ट होना तो तब बात आती है वो जबकि व्यक्ति बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, और अगर वो लाइन दी हुई होती कि वो बेवकूफों जैसी बातें करना शुरू कर देता है तो उसको मति क्षीणता बोलते हैं। और देखो, सटियाना भी बोलते हैं ना कि बुढ़ा यार सटिया गया, तो वो बेवकूफों जैसी बातें करता है, तो इस सेनिलिटी का अर्थ का भी सटियाना भी होता है। तो इन दोनों में से आंसर किसको सही मानती है एजेंसी, वो अपने को इंतजार करना पड़ेगा। और मेरे अगर अकॉर्डिंग बात करें तो मैं सेनिलिटी को इसका उत्तर सही मान रहा हूं, लेकिन है दोनों 50-50 वाली बात। ये हो गया आपका वन वर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था वेरी इंटरेस्टिंग, और जो मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं वो प्रश्न है नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग को लेके, नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग को लेके है, ठीक है ना। प्रश्न जो पूछा गया था वो टेंडर को लेके पूछा गया था। टेंडर शुड बी रिटन, टेंडर शुड बी
रिटन अ लैंग्वेज, ए लैंग्वेज दैट इज। पहले तो जो कैंडिडेट मेरे सामने ये प्रश्न रखा करते थे, मुझसे पूछते थे ऑफलाइन क्लास के अंदर कि सर जी लेटर राइटिंग को लेके प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, देख लो कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। मैंने शुरुआत देखिए, वो कैंडिडेट हो सकता है कि मेरे ऑनलाइन वीडियोज यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे आप लोगों ने। अगर मैं अभी भी कह रहा हूं, आप सीटी, आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, या फिर आपका वो कोई भी एग्जाम जिसके अंदर नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग को लेके टॉपिक डाला हुआ है, 3 वीडियो मेरे डाले हुए, तीनों वीडियो देख लेना, उत्तर आपका गलत नहीं होगा, क्लियर कट। और 3 वीडियो ये नहीं कि कोई 2-2 घंटे के हैं, सिर्फ 10-15 मिनट के 3 वीडियो डाले हुए हैं, पूरा का पूरा सारांश है उसके अंदर। वहां जो मैंने बताया है 10-10, 12-12 मिनट के अंदर, यूं समझ लीजिए कि किसी भी सूरत में लेटर राइटिंग को लेके कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा उससे बाहर नहीं जाने वाला। इट्स माय क्लेम, दावा करता हूं मैं इस चीज का, ठीक है ना। चलिए उसके अंदर मैंने सारे, देखो पत्र के जो प्रकार होते हैं, पत्र के जो पार्ट होते हैं, कौन सा पत्र किसको भेजा जाता है, कौन कौन से वाले पत्र की कौन कौन सी विशेषता होती है, सारा उसमें डाला हुआ है। अब इसके अंदर ये पूछ रहा है टेंडर, टेंडर भी अपने आप में एक लेटर होता है, ठीक है ना, ऑफिशियल पत्र होता है। टेंडर शुड बी रिटन ए लैंग्वेज, टेंडर की जो भाषा वो कैसी होनी चाहिए। पहले मैं चारों ऑप्शन इसके नीचे जो इसने दे रखे हैं वो चारों ऑप्शन लिख देता हूं, किस प्रकार का भाषा होनी चाहिए। पहली चीज तो उसने ऑप्शन दे रखा है इनफॉर्मल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो उसने दे रखा है वो दे रखा है स्टाइलिश। तीसरा जो ऑप्शन उसने दे रखा है वो दे रखा है श्रीमान जी है ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है राउंड अबाउट लेंथी। राउंड अबाउट ए लेंथी, ये 4 ऑप्शन थे। अब अपने को देखिए कौन सा वाला उत्तर सही होगा। जो इसके उत्तर सही होगा आप मेरे वीडियो जाके देख लेना, मैंने सेम विशेषता, देखिए ये थ्योरी वाला पर्सन होता है, ठीक है ना, इसमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है अपने को। और थ्योरी के अंदर मैं कुछ भी शब्द बता दूं और एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन आए वहां पर और भी उसके स्थान पर कोई उसका सिमिलर शब्द दिया हुआ मिल सकता है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया गया वो सेम वही शब्द दिया गया जो मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बताया है और ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी मैंने आपको बताया है। कौन सी भाषा होनी चाहिए, पहला ऑप्शन दे रखा है इनफॉर्मल, शुड बी, हो सकती है, होनी चाहिए, इनफॉर्मल नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको पत्र के 2 प्रकार बताए थे, एक तो इनफॉर्मल पत्र और दूसरा फॉर्मल पत्र, ठीक है ना। इनफॉर्मल जो लेटर होता है वो किसको लिखा जाता है, पहली चीज तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो पर्सनल लेटर होते हैं, ठीक है ना। ये अपने किसी मित्र को लिखे जाते हैं, टू ए फ्रेंड। ये अपने किसी रिलेटिव को लिखे जाते हैं, टू ए रिलेटिव। ये अपने किसी फैमिली मेंबर को लिखे जाते हैं, टू ए मेंबर्स ऑफ फैमिली। टेंडर इन तीनों में से किसी को भी नहीं लिखा जाता, दैट मीन्स इनफॉर्मल इज नॉट राइट आंसर। ओके, सेकंड इज द स्टाइलिश। व्हाट इज स्टाइलिश, क्या होता है स्टाइलिश, नहीं, लैंग्वेज स्टाइलिश की आवश्यकता नहीं है। राउंड अबाउट ए लेंथी, लंबा होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं केवल पर्सनल लेटर ही होते हैं जो चैटी होते हैं नेचर, ये चीज मेरी करवाई हुई है, ठीक है ना, चैटी इन नेचर। और नेचर में जो चैटी होंगे वही राउंड अबाउट लेंथ ही होते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर नो वर्ड लिमिट होती है। अब आपका जो पत्र है टेंडर, वो तो आपका वर्ड लिमिटेड होता है, उसके अंदर ब्रीफ लैंग्वेज काम में ली जाती है, टू द पॉइंट बात की जाती है। ब्रीफ एंड टू द पॉइंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। क्या प्रश्न दिया हुआ है, इसको मैंने हटा दिया। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो प्रश्न दिया हुआ है, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, फास्टर देन मैन। ये लाइन डाली हुई है और आपसे पूछा गया है कि इस लाइन का सही हिंदी अनुवाद क्या है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में जल्दी अंग्रेजी सीखती है, बस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से जब मैंने पेपर देखा था तो ये ऑप्शन जो दिया था वो पहला ही ऑप्शन था, ठीक है ना। महिला पुरुष की तुलना में इंग्लिश जल्दी सीखती है, फास्टर, जल्दी, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा, महिला पुरुष की तुलना में इंग्लिश जल्दी सीखती है, ये प्रश्न था। हिंदी
अर्थ को लेके था, ठीक है ना, कि औरतें पुरुषों से ज्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है, इज द राइट आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न पूछा गया था पैसिव वॉइस को लेके। बहुत ही आसान सा वाक्य पूछ लिया था पैसिव वॉइस को लेके। हालांकि वो आसान तब तक नहीं हो सकता कि हमारी प्रैक्टिस नहीं हो। यदि हमारी प्रैक्टिस है तो ही वो अपने को आसान लगेगा, यदि प्रैक्टिस नहीं है तो फिर वो आसान नहीं लगने वाला। वाक्य क्या दिया हुआ पैसिव वॉइस वाला मैं बता देता हूं। एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर। एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर। ये देखिए, ठीक है ना। अब आपके पास जो वाक्य दिया हुआ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का दिया हुआ है, ठीक है ना। जब भी वाक्य आपका सिंपल टेंस से रिलेटेड हो, आपको 5 नियम 5 स्टेप ध्यान में रखने होते हैं। पहला स्टेप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब या तो इज एमआर में से कोई एक लगेगी या वोज वर्ब में से कोई एक लगेगी, ठीक है ना। हाँ, और तीसरा स्टेप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, चौथा स्टेप आपको बाई लगाना होता है, पांचवा स्टेप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ये तो बात आखिर 5 स्टेप्स की, जिसकी सहायता से हम किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। अब उसके बाद अपने को देखना होता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है वाक्य के अंदर। तो आप जैसे इस वाक्य को पढ़ोगे, एवरीवन इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, कॉल्स इज द वर्ब ऑफ सेंटेंस, और हिम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। तो हिम यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। गुरुजी ए पीस मेकर क्या है इसके अंदर, ए पीस मेकर क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर, ये वर्ब का आगे कॉम्प्लीमेंट दे रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति उसको एक पीस मेकर पुकारते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं, इसको डबल ऑब्जेक्ट भी आप नहीं मानोगे, ये भी ध्यान रखना, इसको डबल ऑब्जेक्ट भी नहीं समझोगे। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, हिम है। यहां से उत्तर आपको स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट हिम दे रखा है, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया। इसके बाद आपको वर्ब लगानी है, और वर्ब मैंने आपको बता दिया इजेमार में से कोई एक लगानी है, हेल्पिंग वर्ब या वोज वर्ब में से। इजेमार क्यों लगेगी, क्योंकि कॉल के साथ में एस दे रखा है, जिसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो इजेमार में से लगेगी। ही के साथ में क्या लग जाएगा, गुरुजी इज लग जाएगा, ही। इसके बाद अपने को क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है, कॉल है, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड, ही इज कॉल्ड, ठीक है ना। इसके बाद जैसा नियमों में कहा गया कि बाई लगाओ और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लगाओ, यही कहा गया, बाई लगाओ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लगाओ। मैं आपको बता देता हूं कि बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे वो सारे शब्द जिसके लास्ट में वन बॉडी जुड़ा हुआ हो, वो सारी की सारी प्रोनाउन जिसके अंत में वन बॉडी जुड़ा हुआ हो, आर अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वो अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, और पैसिव वॉइस के अंदर वापस इनका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका तात्पर्य बाई और एवरीवन लगाने की जरूरत नहीं है। वाक्य में क्या बच गया, ए पीस मेकर बच गया, ए पीस मेकर, और ये आपका उत्तर हो जाएगा सही। ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर। चलिए ये हो गया पैसिव वॉइस वाला। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया था डिटरमाइनर को लेके। डिटरमिनर बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन था, डिटरमिनर वाला भी, ठीक है ना। चलिए मैं पहले वो वाक्य लिख देता हूं जिसमें डिटरमिनर बनना था। खाली जगह दे रखा है, उसके बाद दे रखा है पेन विल डू, ठीक है ना, पेन विल डू। और नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं मैं लिख देता हूं फटाफट। एनी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मच, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मैनी शायद तक, और ऑप्शन नंबर डी में शायद तक एनफ दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा एक बार लिख के मैच कर लेता हूं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए एनी था, मच इनफ मैनी, मच इनफ एन, ठीक है। चलिए कौन से वाला डिटरमिनर आएगा। देखिए जब भी अपने को डिटरमिनर बनना होता है, अपने को क्या देखना पड़ेगा, रिक्त स्थान के तुरंत बाद वाली जो नाउन दे रखी है उसको देखनी है। रिक्त स्थान के तुरंत बाद में नाउन क्या दे रखी है, पेन। पेन इज ए कंटेबल नाउन, पेन कंटेबल नाउन है, इसका मतलब मच का प्रयोग नहीं होगा। ओके, अब उसके बाद देखिए कि पेन दे रखा है, सिंगुलर है, तो मैनी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मच का प्रयोग अनकंटेबल नाउन के साथ होता है और मैनी का प्रयोग प्लूरल के साथ में होता है। तो पेन इज सिंगुलर हेयर, ठीक है ना। तो मैनी और मच दोनों का ही प्रयोग इसके अंदर नहीं होगा। अब बच गया इनफ। इनफ का अर्थ होता है पर्याप्त, जो संख्या में सफिशिएंट हो उसके लिए इनफ का प्रयोग होता है, नहीं होगा। बच क्या गया, देखने की जरूरत नहीं कि एनी का प्रयोग क्यों हुआ है, बस ये देख लो कि किसका नहीं हो रहा है। जो जिसका नहीं हो रहा है उसको काट दीजिए, जिसका हो रहा है उत्तर लिख दीजिए। तीन का नहीं हो रहा है तो चौथे का उत्तर अपने आप आ जाएगा। क्यों हो रहा है उस पर जाने की जरूरत नहीं है। एनी पेन विल डू, कोई भी पेन ये काम करेगा कोई भी पेन ये काम करेगा, मतलब आपको समूह में से किसी एक का चयन करना है,
ठीक है ना। मान लीजिए कि बहुत सारे पेन आपके सामने पड़े हैं और वो आपने बोल दिया कि कौन से वाले पेन से ये काम करना होगा, और आपने बोल दिया एनी पेन, आप किसी भी पेन से कीजिएगा वो काम करेगा। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, एनी का प्रयोग, ठीक है ना। ये प्रश्न था आपके डिटरमिनर का। इसके तुरंत बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो प्रश्न भी मैं आपको बता देता हूं। अगला क्वेश्चन जो था वो, चाहे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके या फिर टेंस को लेके वो प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना। पहले मैं वो सेंटेंस डाल देता हूं, द टीचर टॉट अस दैट, द टीचर taught us that, the teacher taught us that the earth, उसके बाद ब्लैंक और शायद लास्ट में दिया हुआ था राउंड। एक बार थोड़ा मैं मैच कर लेता हूं, हाँ राउंड। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ए ऑप्शन इज वर, बी ऑप्शन इज वॉज, आई थिंक हाँ वॉज, सी ऑप्शन इज आर, और डी ऑप्शन इज। अब देखिए इस प्रश्न को दोनों ही तरह से देख लीजिए आप, चाहे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इसको मान लीजिए, और चाहे आप इसको टेंस का मान लीजिए। पहले मैं इसको टेंस का मानूंगा, ये टेंस का है, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नहीं है। आपके पास क्या वाक्य दिया, द टीचर टॉट अस, अध्यापक ने हमें बताया, दैट द अर्थ राउंड, की धरती गोल है। समझा गई ये बात। ये जो वाक्य यहाँ पर लिखा गया है वो वाक्य लिखा गया इनडायरेक्ट स्पीच में। किस में लिखा गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। इसके ऊपर डायरेक्ट वाक्य है, द टीचर टीचेज, द टीचर टीचेज अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द अर्थ इज राउंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और उसका इनडायरेक्ट वाक्य बनाया, द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ राउंड, ठीक है ना। खाली जगह में क्या आएगा, मैं आपको सीधा सा बता देता हूं कि दैट के तुरंत बाद वाला जो क्लोज है, द अर्थ राउंड, ये जो क्लोज दे रखा है ये अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या दिया हुआ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, कहूं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यूनिवर्सल ट्रूथ किस में लिखे जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वोज नहीं आएगा, वर नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, देखो अर्थ एक वचन है, वर वैसे नहीं आएगा, आर वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है। और मैंने बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है तो वोज भी नहीं है। उत्तर क्या बच गया गुरुजी, इज बच गया, तो इज आंसर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो मैंने प्रश्न आपके सामने चर्चा किए, ये 4 तारीख के पेपर के किसी एक शिफ्ट के प्रश्न थे, ठीक है ना। तो एक दूसरी शिफ्ट के जो प्रश्न है वो जल्दी ही आपके सामने एनालिसिस करके और उनका आंसर एक्सप्लेनेशन सहित आपके सामने पुट करने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आप अपने भी मिलान कीजिएगा, सही हुए कि गलत हुए, कैसे सही हो रहे हैं, कैसे गलत हो रहे हैं। इन फ्यूचर यदि इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। मिलूंगा तुरंत अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन में, जो 4 तारीख को दूसरी शिफ्ट वाला पेपर था उसका सॉल्यूशन लेके। तब तक के लिए नमस्कार।